हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बहुत अच्छे हो बेटा। मैं फिर वापस आ गया। मैं आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूं। जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है वो, लेकिन इतना कंफ्यूजन है नहीं। एक्चुअली में उसके लिए कुछ बेसिक चाहिए आपका 11th का, और अगर आपका बेस क्लियर है तो वो चैप्टर बहुत आसानी से कर लोगे। फर्स्ट चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, आपको बड़े डीपली कराऊंगा। अगर आप तैयार हो तो शुरू करो, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर जरूर करें, इसे कभी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब इस चैप्टर के लिए मेरे को 11th क्लास का बेसिक चाहिए, पहले सेट चैप्टर का और रिलेशन फंक्शन। पहले जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है क्लास 11th के, उनका बेसिक चाहिए। और मेरे को पता है कि आप बेसिक तो बिल्कुल भूल चुके हो क्लास 11th का, तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। थोड़ा सा उसका बेसिक करते हैं, फिर हम आ जाते हैं क्लास 12th पे, ठीक है। क्लास 11th में मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था सेट। मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा सेट। सेट तो पता ही होगा आप लोगों को क्या है, बताने की जरूरत नहीं है ना। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं सेट को कैसे लिखता था? कैपिटल लेटर से लिखता था, और इसके अंदर के एलिमेंट जो होते थे उनको हम करली ब्रैकेट में रखते थे। तो ये तो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोल दो, है ना। ये सबको याद है। सेट को ये करली ब्रैकेट में रखते थे, एलिमेंट को अंदर लिखते थे, ठीक है। आराम आराम से करते हैं, चैप्टर को बड़े प्यार से करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चों, ऐसा है कि ये तो हो गया सेट। अब आती इसके बाद कि सबसेट कैसे बनते हैं। इसके सबसेट सबसेट हम ऐसे बनाते थे, अगर मैं इसके सारे सबसेट लिखूं तो पहला सबसेट फाई आता था, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे बना दो, याद होगा। नल सेट, फाई सेट, वॉइड सेट, कुछ भी बोल देते थे हम इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास एलिमेंट आता था 1, फिर मेरे पास आया 2, और फिर मेरे पास आया 1 2। ये इसके सारे सबसेट बन गए। नंबर ऑफ सबसेट का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n। 2 की पावर n, n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसके लिए निकालूंगा तो 2 की पावर एलिमेंट 2 है, तो 2 की पावर 2, यानी सबसेट कितने आ गए? 4। तो 1 2 3 4 बन गए। सपोज दैट एक मैं और सेट का एग्जांपल ले लेता हूं। एक सेट मेरे पास है ए बी और सी। ये मेरे पास एक सेट मैंने मान लिया ए बी और सी, इसको कोई सेट बी मैंने मान लिया, सेट बी। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, नंबर ऑफ सबसेट, तो कितने बनेंगे? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, हो गया। अब वो 8 कौन कौन से हुए? पहला वाला तो आपका बना नल सेट बना, दूसरा वाला बना हमारे पास A, ठीक है बेटा। फिर क्या बनेगा बेटा? फिर बना B, फिर बना C। एक एक वाले हो गए, अब दो दो वाले ले लो, A B। अच्छा बेटा, A B, B A नहीं होता है ना, रिवर्स नहीं होता। A B हो गया, फिर A C हो गया, फिर A B हो गया, A C हो गया, फिर B C हो गया, और फिर हो गया A B एंड C। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट ऐसे बनते थे। सबको याद है? क्लियर? सेट पता है, सबसेट पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कुछ 11th का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सेट और सबसेट आपको क्लियर है, पहले भी क्लियर होगा, मेरे को पता है। फिर आता है दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट या सेट प्रोडक्ट बोल दो, बात एक ही है। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दो सेट, अगर सेट एक ए है 1 2, है ना, दो एलिमेंट इसके अंदर, और एक सेट बी है, इसके अंदर है 3 और 4। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था वो कैसा होता था? 1 को पहले 3 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, 1 को इन दोनों से, फिर 2 को इन दोनों से। मल्टीप्लाई नहीं करते थे भाई, आधे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऐसे लिखते थे 1 3 और 2 3, फिर आएगा 2 3 और सॉरी ये आएगा 1 3, पहले 1 को 3 से, फिर 1 4, 1 को 4 से, फिर आएगा 2 3, और फिर आएगा 2 और 4। याद आया? 1 को इससे, 1 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से। तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। याद आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ए ले लेते हैं, इसके अंदर है ए बी, और एक सेट में बी ले लेता हूं, इसके अंदर ले लेता हूं 1 2। तो कैसे करेंगे? अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो A1, फिर आएगा A2, फिर आएगा हमारे पास B1, और फिर आएगा B2। तो ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्लियर था, यहां तक क्लियर था।
उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये बताता हूं मैं, ठीक है। इनका बेटा बेसिक नॉलेज जरूरी है, इसलिए करा रहा हूं मैं कि मेरे को पता है कि आप लोग भूल चुके हो, वैसे भी बहुत आराम कर रहे हो आजकल आप लोग, पता है मेरे को सब। अगर एक सेट ए है और एक सेट बी, अगर मैं इसको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, तो अगर मैंने ये दो सेट लिए, इसका मैप बनाया, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ले लिए, इसके अंदर ए बी सी डी ई और जेड ले लिए। सपोज दैट इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, और इसका रिलेशन किसी से नहीं है, ठीक है। मैंने मान लिया ये इससे कनेक्टेड है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, पहला अल्फाबेट से कनेक्ट, सेकंड नेचुरल नंबर सेकंड अल्फाबेट से कनेक्ट है, ये मैंने कुछ भी एक रिलेशन ले लिया इनके बीच में, ठीक है। तो जो डोमेन होता था, डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन बन रहा है इसके साथ सेकंड सेट से, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5, ये डोमेन होता था। 1 का रिलेशन बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 5 का, 6 का नहीं बन रहा तो ये नहीं आएगा डोमेन में, ठीक है। रेंज क्या होती थी, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन बन रहा है, तो किसके साथ बन रहा है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ, ये हो गए हमारे पास। और कोडोमेन क्या होता था बेटा, कोडोमेन होता था ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, ए बी सी डी ई और जेड, चाहे उनका रिलेशन बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, ये सारे एलिमेंट हमारे पास होते थे कोडोमेन में। तो डोमेन पहले सेट के एलिमेंट जिनका रिलेशन बन रहा हो, कोडोमेन सेकंड सेट के एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन बन रहा हो, सॉरी रेंज, रेंज सेकंड सेट के एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन बन रहा हो, और कोडोमेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट आर नोन एज कोडोमेन। तो ये भी आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता है, ठीक है। अब आते हैं हम रिलेशन पे, मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है आपका रिलेशन। अब रिलेशन जो हमारा टॉपिक है, बहुत डिटेल में, बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरह आपने समझना है। रिलेशन का अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूंगा तो रिकॉग्नाइजेबल लिंक और कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा कनेक्शन या ऐसा लिंक जो उसको रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे मैं बोलूंगा राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, तो राम और श्याम के बीच में लिंक हो गया भाई का, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, तो राम और श्याम का रिलेशन बन गया भाई का। तो ऐसा रिकॉग्नाइजेबल लिंक या कनेक्शन कहलाता है हमारे पास रिलेशन, ठीक है। अगर मैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, डेफिनेशन से, तो एक एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, एक सेट बी है, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3। अब मैं बोलता हूं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो बी के साथ, तो कार्टेशियन कैसे करेंगे, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो 1 का करो 3 से, फिर मैंने 2 का भी कर दिया किससे, 3 से। कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे। अब मैं इसके सबसेट निकालूंगा, तो अगर इसके नंबर ऑफ सबसेट, देखो बेटा नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 to the power n, यानी 2 की पावर 3, यानी कितने बनेंगे इसके 8। अब अगर मैं इसके 8 सबसेट बनाऊं तो पहला बनेगा 5, ये तो आपको पता ही है, पहला 5 या तो ऐसा बना दो या ऐसा बना दो, है ना। दूसरा बना हमारे पास ये वाला 1 और 3, ठीक है जी। तीसरा बना हमारे पास 2 और 3, कितने बनेंगे 8 बनेंगे। फिर क्या, एक बन गया हमारे पास ये, सॉरी नंबर ऑफ 1 2, 2 एलिमेंट है ना, तो यहां पर कितने बनेंगे हमारे पास 4 बनेंगे, 4, क्योंकि कितने एलिमेंट है 2, एक है, तो पहला 5 बना, फिर 3 बना, फिर 2 3 बना, और फिर कौन सा बन जाएगा 2 2 वाला 1 3 और 2 3। तो यहां पर जो हमारे पास आए 1 2 3 4, कितने बन गए हमारे पास 4 बन गए। तो ये जो होगा ये इन्हीं के अंदर क्या आएगा, रिलेशन आएगा नंबर ऑफ सबसेट के अंदर। अब अगर मैं बोलता हूं कि कैसे, मैं बोलता हूं बेटा इसके अंदर आपने एक रिलेशन लेना है, रिलेशन है ए एंड बी आर ऑर्डर्ड पेयर, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं 1 और 3 ऑर्डर्ड पेयर हुआ, 2 और 3 ऑर्डर्ड पेयर, ये एक मानेंगे ये एक मानेंगे, बीच में कॉमा आ गया तो ये ऑर्डर्ड पेयर। सच दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 5, मैं कह रहा हूं कि इनके अंदर से मैं एक ऐसा रिलेशन लूं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर का सम 5 आ जाए, तो आप सीधे क्लिक करोगे कि सर 2 + 3 कितना आ गया 5 आ गया, तो इसके बीच का ये वाला आ गया, कौन सा आ गया 2 और 3, तो ये 2 और 3 रिलेशन में आ गया, ठीक है। अब रिलेशन क्या है देखो यहां, अब क्लियर समझ में आएगा। लेट ए एंड बी बी 2 सेट, ए और बी 2 सेट है, एक सेट है एक सेट बी है, ए और बी 2 सेट है। देन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए का सेट बी के साथ अगर मेरे को रिलेशन बनाना है,
इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के सबसेट है, तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट है इसी के अंदर से कोई ना कोई रिलेशन आएगा। और कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं? 4 टाइप के हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, इसका एक रिलेशन बन सकता है, इसका बन सकता है, इसका बन सकता है और इसका बन सकता है। पता चल गया? एंड जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट के बराबर होता है या उससे कम होगा। ये बात आगे समझ में, जैसे यहां पर एक ही रिलेशन आया हमारे पास, ठीक। तो रिलेशन क्लियर हो गया आपको कि दो सेट का रिलेशन जो होता है, सपोज दैट मैं बोलता हूं आपको कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट ए है, इसके अंदर हमारे पास है ए और बी, और एक सेट बी है, इसके अंदर हमारे पास है सी और डी। अब मैं बोलता हूं कि बेटा कितने इसके अंदर रिलेशन बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। अगर ए क्रॉस बी करता हूं मैं तो ए का सी से ए सी, ए का सी से, फिर ए डी, ए का डी से, फिर बी सी, बी का सी से, फिर बी डी, बी का डी से। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, अब ए क्रॉस बी जो आ गया ना, इसमें 2 टू द पावर n, तो 2 की पावर 1 2 3 4, यानी कितने बनेंगे? 16 रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ रिलेशन जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए जो ए क्रॉस बी करके आएगा उसके नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो, वही नंबर ऑफ रिलेशन होगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा जी, अब जब मैंने कोई एक रिलेशन बनाया, ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहां लिया 3 और 4, एक सेट ए लिया, एक सेट मैंने बी ले लिया बेटा, 1 ले लिया। चलो, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए क्रॉस बी निकालता हूं तो क्या निकलेगा बेटा? 3 1, बिल्कुल 3 का 1 से, और 4 1, ये आया है ना। अब इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन बताओ जरा आप लोग, अब बता सकते हो अब आप। 2 टू द पावर n, यानी 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 1 2, ये 1 माना जाएगा पूरा, तो यानी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब मैं बनाऊं तो पहला वाला ये नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन होंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में से ही होंगे। तो पहला रिलेशन ये बना, इनमें से बन सकता है। फिर क्या है हमारे पास? 3 1 आया, फिर क्या है बेटा? 4 1 आया, एक एक वाले ले लिए हमने। फिर क्या आएगा? 3 1 और 4 1, ठीक है। तो ये जो है ये वाले, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब जो कॉर्नर वाले हैं, ये कॉर्नर और एक कॉर्नर वाला, एक्सट्रीम वर्ड होता है एक। एक्सट्रीम वर्ड हम नॉर्मली कॉर्नर वालों के लिए। तो ये जो रिलेशन होता है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। इसका नाम होता है क्या? एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है, या वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ये वाला होता है, और जिसके अंदर पूरा सबसेट आ जाता है। देखो इसके अंदर पूरा का पूरा आ गया है ना, ये जो सबसेट आया वो पूरा सेट आ जाएगा ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हुआ वो तो हो गया वॉइड, और जो एक्सट्रीम राइट में हो गया इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो पता चल गया, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्रिवल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवल। तो यहां तक का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हमने लिया अगर सेट ए और सेट बी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी, इनका जो ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे उसके अंदर से ही रिलेशन आएंगे। और नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होगा कि जो ए क्रॉस बी करके आएगा उसमें 2 की पावर n। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? उसके बाद बेटा रिलेशन ऑन अ सेट। अगर एक सिंगल सेट का रिलेशन, सपोज दैट एक सेट दे रखा हमारे पास, वो दे रखा 1 2 और 3, इसका रिलेशन क्या बनेगा? ऑन अ सेट। रिलेशन सेट ए, इसका मतलब पहले वाले में भी हमारे पास ए है और दूसरे वाले सेट में भी हमारे पास 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ए का ए के साथ रिलेशन बन रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट ए सेट पे, लेट ए बी नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड सेट इसलिए बोला गया क्योंकि अगर सेट एम्प्टी होगा, खाली होगा, तो उसको कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। भाई अगर खाली सेट होगा तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी 5 होंगे, दोनों क्रॉस करेंगे तो भी क्या आएगा? ए क्रॉस ए करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। तो उसमें रिलेशन नहीं बन पाएंगे, इसलिए नॉन वॉइड सेट लिखा गया है। देन रिलेशन ए टू इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जैसे ए क्रॉस बी के सबसेट होते थे ना, तो अगर दोनों ए ही सेट है, ए का ए से ही निकालना, अगर रिलेशन ए टू ए निकालना है तो इसका मतलब ए टू अगर ए निकालना है तो ए का क्रॉस ए से करना पड़ेगा,
और उसके जो सबसेट आएंगे वही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझा देता हूं आपको। दूसरा दे रखा है एम्प्टी सेट, अभी मैंने बता दिया वैसे तुम्हें, पर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से a relation R is a set A is called empty relation if no element of A is related to element of B। अगर A के कोई भी एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 1 2 3 है, एक सेट है। अब सेट ए का सेट ए के साथ, इसका मतलब 1 2 3 का 1 2 3 के साथ, यही है इसका मतलब। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और नंबर ऑफ रिलेशन बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक रिलेशन पूछता हूं आपको कि ए एंड बी आर ऑर्डर्ड पेयर। ए एंड बी यानी ए इसमें से ले लो, बी इसमें से ले लो, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए पहले वाला बी दूसरा वाला, है ना। जैसे मैं लिखूंगा 1 1 1 2 1 3, तो ये ए पहला वाला कहलाता है और बी दूसरा वाला, ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं हम। सच दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 10। मैंने एक रिलेशन लिया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 10 आ जाए, तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास एम्प्टी रिलेशन हो गया। एम्प्टी क्यों हो गया? क्योंकि अगर हम 1 1 करें तो भी नहीं आया, 1 + 1 2 आता है, लास्ट बड़ी से बड़ी डिजिट है 3, तो 3 + 3 करेंगे तो भी कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो इसके अंदर a प्लस बी 10 नहीं आ पाएगा, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation is relation A is called universal relation if each element of A is related to element of A। जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिलेशन ले रहा हूं मैं, A and B are ordered pair such that A plus B less than equal to 10, A plus B less than 10। तो a प्लस बी लेस देन 10 सब में आएगा। 1 + 1 2 आया, 1 + 2 3 आया, 3 + 3 6 आया, तो सब के सब क्या आ रहे हैं हमारे पास, 10 से छोटे आ रहे हैं। तो ये वाला रिलेशन हो गया हमारे पास कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसके बाद आता बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज इसी के बेस पे ये समझना अब आपने, ठीक है। हाँ तो बेटा ये उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपने बहुत ही डीपली समझने, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं के बेस्ड पे है। पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूं तो अ रिलेशन आई ए मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए, आई ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। दो वर्ड का इसमें बहुत बड़ी वैल्यू, एक तो एवरी एलिमेंट और एक ओनली वर्ड। तो अब आपने समझना ये एवरी ओनली यार ये है क्या, डेफिनेशन से कैसे बना, या क्या है इसका मतलब। सपोज दैट मैंने एक सेट ए लिया, एक सेट लिया मैंने 1 2 3 और मैंने कहा कि सेट ए का रिलेशन ए के साथ है, ए इज रिलेटेड टू ए, इनके बीच में एक रिलेशन है। हम कुछ रिलेशन लेके चलते हैं। देखो भाई ये सेट ए का ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 3 का 3 से करेंगे 9 आए 9, और नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं उसके सबसेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर 9, तो इतने सारे बनेंगे हमारे पास रिलेशन। तो इनमें से कुछ रिलेशन लेते हैं। मैं एक रिलेशन 1 ले लेता हूं कि इसमें हमारे पास दे रखा 1 1 2 2 और 3 3, एक रिलेशन ले लिया मैंने। एक रिलेशन 2 ले लेता हूं मैं, इसके अंदर ले लेता हूं 1 1 और 2 2, ये लिया मैंने। एक रिलेशन और ले लेते हैं हम, इसके अंदर ले लेते हैं हम 1 1 2 2 3 3, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा और ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं हम 1 2, यहां ले लेते हैं हम 1 3 और यहां ले लेते हैं 2 3। अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन ये वाला, ये बात आगे समझ में। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, इटसेल्फ ओनली, अपने आप से होना चाहिए और किसी से नहीं। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 1 से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट, 2 2 से रिलेटेड है, लेकिन उसने क्या दो वर्ड बोले, एक तो एवरी एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर कौन सा एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्योंकि ये दो वर्ड याद रखो, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड और इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप से होना चाहिए और हर एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या कमी है, 1 1 से हो रहा है ठीक है, 2 2 से हो रहा है ठीक है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि हर एवरी वाला वर्ड खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 1 से हो रहा है ठीक है, 2 2 से हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, 1 2 से हो रहा है, 1 3 से हो रहा है, 2 3 से हो रहा है।
तो ये भी नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये क्यों नहीं है सर? देखो भाई 1 1 से 2 2 से 3 3 से ठीक है, एवरी एलिमेंट ठीक है, रिलेटेड ओनली, ओनली मतलब इट सेल्फ ओनली, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 सिर्फ 1 से होना चाहिए, लेकिन यहां 1 2 से भी हो जा रहा है, 1 3 से भी हो जा रहा है, 2 2 से हो रहा है, लेकिन 2 3 से भी हो जा रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, ट्विंस आते हैं, एक जैसे आते हैं, 1 1 2 2 3 3, ए बी बी, यानी हर एक अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक सेट और एक सेट मान के चलता हूं, ए मान लेता हूं, इसके अंदर मैं मान लेता हूं ए और बी, तो जो आइडेंटिटी बनेगा ए के ऊपर वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा ए और बी बी, ए और बी बी, ये आइडेंटिटी बन गया। अगर मैं ए बी ले लूंगा, बी सी ले लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा आइडेंटिटी। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है और सॉरी जो आइडेंटिटी रिलेशन है और जो रिफ्लेक्सिव है, इसमें थोड़ा सा एक चीज है। रिफ्लेक्सिव में देखो, अ रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive if every element A is related to itself। अब इसमें ये नहीं दे रखा, only वर्ड नहीं दे रखा है, आएगा वही लेकिन only नहीं दे रखा है। A and A belongs to relation for all, ये साइन for all का होता है, A belongs to A, सेट A है लास्ट में। तो रिफ्लेक्सिव भी यही होता है कि हर एक एलिमेंट हर एक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इसी का मैं बात करूं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है और ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। कैसे देखो, 1 1 से है, 2 2 से, 3 3 से है, 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, 2 3 से भी है। ये बात आ गई समझ में? मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव में वही हो सकते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी में नहीं हो सकते एक्स्ट्रा। और मैं आपको रिफ्लेक्सिव के बहुत सारे एग्जांपल देता हूं कि रिफ्लेक्सिव में अगर मैं बोलता हूं कि दो है राम एंड सीता, मैं बोलता हूं राम एंड सीता, यहां पर है राम एंड सीता, राम और जो सीता है लिव इन सेम लोकेलिटी, एक ही कॉलोनी में रहते हैं दोनों के दोनों, राम और सीता। तो अगर राम और सीता एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो क्या राम एंड राम भी एक ही कॉलोनी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये भी एक ही कॉलोनी में रहेंगे, बात तो एक ही है ना। मैं बोलता हूं दो बच्चे हैं, कुछ भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सचिन एंड प्रियांशु। सचिन एंड प्रियांशु स्टडी इन सेम स्कूल, सचिन और प्रियांशु एक ही स्कूल में स्टडी करते हैं, तो क्या सचिन एंड सचिन भी एक ही स्कूल में होगा? बिल्कुल होगा, वही बात आ गई, सचिन एंड प्रियांशु स्टडी इन सेम स्कूल एंड सचिन ऑल्सो स्टडी इन सेम स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट एक लाइन हमने ये मानी, इस लाइन का नाम दे दिया L1, ये परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन का, इसका नाम दे दिया L2, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये L1 और L2। तो मैं अगर लिखता हूं कि L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पर है, तो क्या L1 लाइन भी परपेंडिकुलर होगी L2 पर या नहीं होगी? सॉरी L1 पर। भाई L1 लाइन जो है वो L2 पर परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L1 पर परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात आ गई समझ में? तो इस टाइप के हम और एग्जांपल करेंगे, पहले और दो रिलेशन बता देता हूं फिर हम क्लियर करते हैं इसको, ठीक है? यानी सिंपल सी भाषा में मैं आपको बोलूं रिफ्लेक्सिव में, तो इफ A एंड B belongs to R, it implies that A and A also belongs to R। अगर A और B कोई दो चीजें एक ही रिलेशन में आ रही तो A और A भी आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राम और सीता एक ही लोकेलिटी में करते हैं, A और B, राम और सीता एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो राम और राम भी एक ही लोकेलिटी में रहेगा। अगर ऐसा आया तो समझो रिफ्लेक्सिव है। अभी जैसे हमने कराया कि ये L1 लाइन है और ये L2 है, तो L1 और L2 तो हमारे पास एक रिलेशन में आ रहे हैं। रिलेशन क्या है? दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर हैं। लेकिन L2, L1 और L1 दोनों की दोनों आपस में रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, यानी L1 इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन L2, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये बनता है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास रिफ्लेक्सिव के बाद हम लेते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, सिमेट्रिक होता है कि इफ A एंड B दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दे बिलोंग्स टू R, किसी एक रिलेशन में आ रहे हैं, इट इंप्लाइज दैट
बी एंड ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी किसी एक रिलेशन में आ रहे हैं तो बी और ए भी आने चाहिए उसी रिलेशन में। अगर ए और बी आ रहे हैं तो बी और ए भी आने चाहिए। कैसे? जैसे मैं अभी वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं। ये हमारे पास L1 लाइन है, ये हमारे पास L2 लाइन है। L1 और L2 ये दो लाइनें मैंने मानी। मैंने मान लिया कि लाइन L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर। L1 परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 के ऊपर? बिल्कुल होगी। अगर L1 L2 के ऊपर है तो L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि A और B तो रिलेशन में आ रहा है, L1 L2 रिलेशन में आ रहा है और L2 L1 भी रिलेशन में आ रहा है, रिवर्स हो जाता है। जैसे हम और बोलते हैं कि एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास A B और C। चलो इसे हमने मान लिया ट्रायंगल 1, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है ट्रायंगल 2। अगर मैं बोलता हूं कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रेंट का है, तो क्या ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल 1 के? अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये भी इसके कॉन्ग्रेंट होगा ना। तो इसका मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 जो है दे बिलोंग्स टू रिलेशन सॉरी, वो रिलेशन में आ रहे हैं। तो ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 भी जो है आपस में किस में आ रहे हैं? रिलेशन में आ रहे हैं। अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये इसके भी कॉन्ग्रेंट है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे हमने अभी एक वर्ड दिया था कि सचिन एंड प्रियांशु एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सचिन और प्रियांशु एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या प्रियांशु और सचिन भी एक ही स्कूल में पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर सचिन और प्रियांशु एक ही स्कूल में तो प्रियांशु और सचिन भी एक ही स्कूल में होंगे। तो ऐसे रिलेशन हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तीसरा आता है बेटा हमारे पास, सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में इफ A and B belongs to R, B and C belongs to R, it implies that A and C should be belongs to R। अगर A और B दो ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहे हैं, A और B, और B और C दो ये भी रिलेशन में आ रहे हैं, तो इट इंप्लाइज मतलब ये भी होना चाहिए। अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। इट इंप्लाइज का मतलब अगर ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं तो A और C भी होना चाहिए। ये सोच लो अपने माइंड में कि B जो सेम चीज है यहां पे एलिमिनेट हो जाती है। ये सोच लो अपने माइंड में A और C भी हमारे पास रिलेशन में आने चाहिए। जैसे हम वही वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मैं बोल रहा L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के ऊपर। और मैंने मान लिया L1 L2 के, यहां पे लिख देता हूं, यानी दिख रहा होगा आपको, L1 परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? L2 के ऊपर। ठीक है। और मैंने मान लिया L2 के ऊपर एक और लाइन परपेंडिकुलर है L3। L2 के ऊपर एक और परपेंडिकुलर बना दी मैंने लाइन, क्या? L3। ये आई बात समझे? तो क्या L1 L2 तो ये गए यहां से, तो क्या L1 परपेंडिकुलर होगी L3 के ऊपर? नहीं होगी, पैरेलल हो जाएगी ये दोनों के दोनों, है ना। L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक वो होना चाहिए जो तीनों के तीनों आ जाए। जैसे मैं बोलता हूं कि राम एंड सीता आर इन सेम स्कूल। राम और सीता एक ही स्कूल में है। सीता एंड गीता आर इन सेम स्कूल। हमने एक मान लिया कि राम और सीता एक ही स्कूल में है, सीता और गीता भी एक ही स्कूल में है, तो यहां सोच लो अपने माइंड में, सीता तो एलिमिनेट हो गई, तो क्या राम एंड गीता, राम और गीता जो है, गीता आर इन सेम स्कूल, ये भी एक ही स्कूल में होंगे क्या कि नहीं होंगे? अब आप ये बताओ कि ये एक ही स्कूल, अगर राम और सीता एक ही स्कूल में, सीता और गीता एक ही स्कूल में, तो क्या राम और गीता भी एक ही स्कूल में? बिल्कुल होंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक होना भी जरूरी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी। अब हम इन तीनों के कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। कैसे बेटा? ये दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 4 है, रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय, रिलेशन दे रखा 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या क्या है या क्या नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं रिफ्लेक्सिव। मैं क्या चेक कर रहा हूं? रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं।
रिफ्लेक्सिव की यहां कंडीशन जरूर लिख देना आप पेपर में। तो मैं लिख रहा हूं ए एंड बी, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी किसी एक रिलेशन में आता है, इट इंप्लाइज दैट ए एंड ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी किसी एक रिलेशन में आ रहा है तो ए और ए भी उस रिलेशन में आना चाहिए। तो देखो 1 1 1 1 तो ठीक है, 1 2 भी ठीक है, 3 3 भी ठीक है। अब मैं यहां से लेकर ए 1 और 2, ए और बी अलग अलग होने चाहिए ना दोनों, तो ए और बी बिलोंग कर रहा है किसी एक रिलेशन में, रिलेशन में आ रहा है, रिलेशन इसमें आ रहा है, तो क्या ए और बी आ रहा है, अगर ए और बी आ रहा है तो ए और ए भी आना चाहिए, तो क्या 1 और 1, देखो 1 2 आ रहा तो 1 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना। या मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, 2 और 3, 2 और 3 किसी एक बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, 2 3 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो अगर ए और बी आ रहा है, ए ये रहा और बी ये रहा, ए और बी आ रहा है तो 2 और 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव तो आ गया, रिफ्लेक्सिव तो ये आ गया। दूसरा मेरे को चेक करना है क्या, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम बताओ चलो जरा, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले कंडीशन लिखनी है आपने ब्रैकेट में जरूर। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में यहां पे लिख रहा हूं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी किसी एक रिलेशन में आ रहा है, इट इंप्लाइज दैट बी एंड ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी आ रहा तो बी और ए भी आना चाहिए। यहां कंडीशन जरूर लिख लेना कि क्या हमें चेक करना है। तो अब अगर मैं देखूं 1 1 2 2 3 3 की तो बात छोड़ो, ये तो दोनों आ रहे हैं ट्विंस। अगर मैं ले रहा हूं 1 एंड 2 बिलोंग्स टू आर, ए और बी, ए और बी आ रहा अलग अलग है ना, 1 एंड 2 ए और बी आ रहा है, तो अगर ए और बी आ रहा तो बी और ए भी आना चाहिए, तो क्या 2 और 1 भी आ रहा है इसमें, तो 2 और 1 इस कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर बट 2 एंड 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ये बात आगे समझ में। तीसरा रिलेशन में लेके चल रहा हूं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, यहां कंडीशन लिखो, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी एल, ये सोच के चलो अपने माइंड में, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता पर ये सोच के चलो, बी तो ये इक्वल हो गया, एलिमिनेट हुआ, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, हमें ये प्रूव करना होता है, ए और बी तो बिलोंग कर रहा है आर से, बी और सी भी आ रहा है, हमें ये दिखाना होता है कि ए और सी भी आना चाहिए। तो अगर मैं लेके चलूं यहां से 1 एंड 2, 1 और 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, आ रहा है 1 2 इसके अंदर आ रहा है। अब 2 के साथ एक तीसरा ले लो, 2 और 3 भी किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में, 1 2 आ रहा है, फिर 2 के साथ ए और बी हो गया, फिर बी और सी हो गया 2 और 3, तो ये 2 तो यहां से एलिमिनेट, तो क्या 1 और 3 भी इसमें आ रहा है, 1 और 3 दिख रहा है आपको कहीं रिलेशन के अंदर 1 और 3, देखो बेटा ये वाला तो गया, ये और ये चेक करना होता है, ए बी बी सी फिर ए सी चेक करना होता है, तो 1 और 3 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो नॉट क्या आ गया हमारे पास, ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये बात आगे समझ में, ये वाला क्लियर हो गया एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हम यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ये वाला, ये बोल रहा है सो दैट रिलेशन इन जेड, जेड मतलब हो गया इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को मिलाकर हम बोलते हैं इंटीजर, पता है आप लोगों को, इंक्लूडेड 0, गिवन बाय आर, आर एक रिलेशन दे रखा है, ए एंड बी आर ऑर्डर्ड पेयर, ए और बी दो नंबर हैं, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस चेक करना है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो पहले हम वहीं से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिव से, मैंने इसको रिफ्लेक्सिव लिखा, रिफ्लेक्सिव में यहां लिख रहा हूं मैं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, यही आना चाहिए। तो ए माइनस बी डिवाइड 2 करता है, कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है, ये तो हमारे पास गिवन है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, कोई कांस्टेंट नंबर आता है, तो मैं ए और ए चेक करूंगा, ए और बी तो हमने चेक कर लिया, ए और ए, तो ए माइनस ए डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0, ए माइनस ए 0, 0 बाई 2 0, इसका मतलब ए माइनस ए डिवाइड बाई 2 भी डिवाइड से 2 से डिवाइड हो रहा है, ए माइनस ए भी, तो हम लिखेंगे ए एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसकी सिमेट्रिक की बात करूं बेटा, सिमेट्रिक में क्या होता है, पहले यहां कंडीशन लिखेंगे, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटा,
इट इंप्लाइज दैट, साइन ऐसा होता है बेटा, यस ऐसा, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट बी एंड ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, तो बी और ए भी आना चाहिए, ए और बी आ रहा तो बी और ए भी आना चाहिए। तो ए और बी तो दे रखा है, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, कोई एक कांस्टेंट नंबर मैंने मान लिया, कांस्टेंट आ रहा है, यहां तक आगे बात समझ में। तो अगर मैं इसको b माइनस ए डिवाइड बाई 2 करता हूं तो ये भी डिवाइड होगा, a माइनस बी बस क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं 4 माइनस 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये आया 2/2 1 आया। लेकिन अगर 2 माइनस 4 करता हूं तो भी माइनस 2/2, तो भी तो डिवाइड हो जाएगा, -1 आएगा। ये बात आ गई समझ में। या आप इसको इसका मतलब आ गया इट इज सिमेट्रिक। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 2k क्यों, a माइनस बी इक्वल टू 2k, क्योंकि अपॉन वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस ए इक्वल टू -2k। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से एक कर सकते हो आप। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, तीसरी बात ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, इफ ए एंड बी, ए और बी जो है बिलोंग्स टू आर, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं अगर, तो इट इंप्लाइज दैट ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। हम क्या करते हैं इसमें कि अगर ए और बी रिलेशन में आ रहा है, बी और सी रिलेशन में आ रहा है, तो ए और सी भी आना चाहिए, बी यहां एलिमिनेट हुआ। तो अगर मैं देखता हूं a माइनस बी इक्वल टू 2k लिख लिया मैंने, 2k क्यों, a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा डिवाइड करके, कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो मैंने मान लिया a माइनस बी 2k आ रहा है, इक्वेशन 1 मैंने इसको मान ली। अब b और c भी बिलोंग कर रहा है, यानी b माइनस सी भी मैंने मान लिया 2, और कोई k डैश आ रहा है, दूसरा नंबर कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये b तो कैंसिल हुआ, मैं चेक करूंगा क्या a और c भी आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं बेटा, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करता हूं तो ये b कटा, तो a माइनस सी इक्वल टू 2k प्लस 2k डैश, a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन लिया, यहां आया k प्लस k डैश, और इसका मतलब a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये तुम्हारे एक दो एग्जांपल थे, इसी बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आई होप बहुत अच्छा करोगे आप, पढ़ते रहो, मेरे चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स ठोको दबा के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।